मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम्स का, डाययूरेसिस। क्या होता है डाययूरेसिस, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है डाययूरेसिस, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। इसमें दो वैरायटीज होते हैं, एक होते हैं डाययूरेसिस, डाययूरेसिस, एक होता है डायबिटीज, डायबिटीज। तो डायबिटीज जो होती है वो क्या होती है, जिसमें बॉडी के अंदर किसी अनबैलेंस शुगर की वजह से या फिर एडीएच के अबनॉर्मलिटी के कारण डेवलप होती है। लेकिन जो डाययूरेसिस जो होती है ये इसमें हम लोग इंटरनली कॉज भी आता है, जो होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, और फिर बाहर से एडिट किया जाता है यूरिन को फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मल हम जानते हैं, इससे पहले तो ये समझना होगा हम डाययूरेसिस के बारे में कि जब यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाया जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डाययूरेसिस, यानी एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग ये देखते हैं पहले हम लोग कि यूरिन फॉर्मेशन के बाद पहले देख लेते हैं, फिर इसका लोग कॉज, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चलते हैं। देखिए सबसे पहला कि डाययूरेसिस को समझने से पहले ये समझना होगा कि जैसे ये मेरा बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे पीसीटी, इसके बाद ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स, लूपोफेले, इसके बाद एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स, फिर डीसीटी और फिर यहाँ पे कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स। इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं मालूम होगा कि इसमें आर्क्वेट आर्टरी के बाद यहाँ पर जो आर्ट्रियोस में चेंज होता है एफरेंट आर्ट्रियोस, फिर यहाँ पर बनता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी और इधर में इफरेंट आर्ट्रियोस। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या होती है, यूरिन यहाँ पर फिल्टर होती है, और फिर ये जो कैपिलरी होती है ये पीसीटी से अटैच रहता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के केस फॉर्म में या फिर भासा रेक्टा के फॉर्म में। यहाँ पे क्या रहता है, ये इसके चारों तरफ से क्या रहता है, ये अटैच रहता है। फिर इसके बाद इधर में ब्लड वेसल्स बन करके फिर ये वेन्यूस बन करके आर्क्वेट वेन बन करके फिर चला जाता है रीनल वेन में। चलिए तो बात हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पे ब्लड आता है, कहाँ आता है, बोमेंस कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलर में आता है। तो याद को रखना होगा कि जैसे यहाँ पर 1 मिनट में 1250 ml ब्लड आता है, 1250 ml 1 मिनट में आता है। इसका 125 ml फिल्टर होता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होती है वो 125 ml पर मिनट फिल्टर होती है, यानी कि जो ब्लड आता है उसका 10% फिल्टर होता है। तो जो यहाँ फिल्टर होती है यहाँ पर 125 ml, इस फिल्टर में क्या क्या फिल्ट्रेट होती है, तो फिल्ट्रेट होती है पहला यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल में क्या फिल्ट्रेट होती है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट में क्या रहता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, फास्फोरिक एसिड ये सब। और तीसरा में होता है एम्फोटेरिक मटेरियल। एम्फोटेरिक में क्या होता है, वाटर, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब जो होती है इसके अंदर सब्सटेंस या फिल्टर होती है। तो जो ब्लड आया उसका 10% फिल्टर होती है। अब देखिए फिर क्या होती है, यहाँ पर 125 ml फिल्टर हुआ। अब जो देखते हैं हम लोग कि इसमें से जो पीसीटी होती है, तो पीसीटी का ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है तुम उससे रीऑब्जर्व कर देना। तो यहाँ पर जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट होती है उसको क्या करता है, रीऑब्जर्व कर देता है। इसमें से क्या होती है, जो हाई थ्रेशोल्ड लेवल सब्सटेंस है उसको भी रीऑब्जर्व करती है, जिसमें हमें दो इंपोर्टेंट सब्सटेंस पे चलता है डाययूरेसिस चैप्टर में। दो चीज पे ध्यान देना, एक वाटर पे, दूसरा सोडियम पे। तो यहाँ पर क्या होती है कि 65% वाटर यहाँ पर रीऑब्जर्व होती है और 65% सोडियम रीऑब्जर्व होती है। तो 65% H2O और 65% सोडियम। अब क्या होती है, ये फिल्ट्रेट मटेरियल कहाँ पहुंच गए, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में 10% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना है। फिर उसके बाद सब्सटेंस कहाँ पहुंच गया, फिर एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में। एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में क्या होती है, 10% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होती है, 10% सोडियम यहाँ पर क्या होती है, रीअब्जॉर्ब होती है। अब जो होती है, जो फिल्ट्रेट मटेरियल है वो कहाँ पहुंच गया,
डीसीटी में। डीसीटी में क्या होती है कि 15% यहाँ पर वाटर और 15% सोडियम यहाँ पे रिऑब्जर्व होती है। किसकी वजह से? कंडीशनल की वजह से। अगर जरूरत होगा तो ऑब्जर्व होगा, जरूरत नहीं होगा तो रिऑब्जर्व नहीं होगी। यहाँ पर कंडीशनल रिऑब्जर्वेशन कहा जाता है डीसीटी पे। इसके बाद जो फिल्ट्रेट मटेरियल बचता है वह फिल्ट्रेट मटेरियल आ जाता है कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में, और यहाँ पर एडीएच का एक्शन होता है। एडीएच एक हार्मोन होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, हाइपोथैलेमस से बनता है ये। और ये एडीएच क्या करता है, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक। नाम ये एंटी डायूरेटिक मतलब कि यूरिन के फॉर्मेशन को कम करना। कैसे वो देखते हैं, तो एडीएच क्या करता है कि वाटर को यहाँ पर रीऑब्जर्व करेगा। कितना रीऑब्जर्व करेगा? 1%। अगर और ज्यादा एडीएच होगा, क्योंकि एडीएच का काम क्या होता है? डायरेक्ट रीऑब्जर्प्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीअब्जर्प्शन ऑफ वाटर। तो अगर एडीएच और बढ़ेगा अगर बाय द वे तो 2%, और बढ़ेगा तो 2%, और बढ़ेगा तो 3%, और बढ़ेगा तो 6%, और बढ़ेगा तो 8%, और बढ़ेगा तो 10%। यानी अगर ज्यादा रीऑब्जर्व कर लेगा अगर सपोज दैट, तो पानी यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए इसका नाम क्या है? एंटी डायरेटिक। तो ये डिपेंड करता है, अगर एडीएच कम बनेगा तो यूरिन यहाँ पर ज्यादा बनेगी, है ना। तो इस तरह से क्या होगी, सोडियम अभी अपना बॉडी के लेवल के अनुसार, अगर बॉडी में वाटर का लेवल, ये किस पे डिपेंड करती है? बॉडी में वाटर के पर डिपेंड करती है। अगर बॉडी में वाटर का लेवल अगर सपोज अगर ज्यादा होगी तो एडीएच कम बनेगा। एडीएच कम बनता है, याद रखिएगा। इसका अपोजिट होता है, बॉडी ब्लड में अगर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो एडीएच कम बनेगा। ऑस्मोलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बॉडी में वाटर का लेवल घट जाएगी, सपोज बढ़ जाएगा अगर बाय द वे, तो जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मोलिटी प्रेशर घट जाएगी तो एडीएच का सिंथेसिस घट जाएगी। और अगर बॉडी ब्लड में अगर वाटर का लेवल अगर घट गया है तो जो न्यूक्लियाई है सेंसिटिव हो जाएगी ब्रेन का, और एडीएच के सिंथेसिस को बढ़ाएगा कि जल्दी जल्दी पानी को रोको, है ना। तो ये डिपेंड करता है किस पे? ब्लड के वाटर पे। तो ब्लड वाटर क्या करता है? एडीएच को अपना कंट्रोल करता है। एडीएच के कंट्रोल करता है, रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। कहां से? कलेक्टिव ट्यूबुल से। तो ये उसके बाद क्या हो गई, जो बच गया, जो नॉर्मल बच गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिन कहते हैं। अब यहां से जो बात बचेगी उसको बोलते हैं यूरिन। तो देखिए 125 ml जो यहाँ फिल्टर हुआ था, तो 125 ml में से मात्र यूरिन बनता है 1.5 से लेके 2 ml पर मिनट, यानी 1.5 से 2 ml पर मिनट बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1.5 से 2 ml पर मिनट बनता है, तो टोटल 24 घंटा में बनता है, इसलिए 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन बनता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुई कि 125 ml जो फिल्टर हुआ था उसमें से 123 और 123.5 ml, यानी 123 ml से लेकर 125 ml तक क्या होती है, फिर वो पुनः ब्लड में चला जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है जो किडनी का हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस तरह से नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन भी हो जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो इस तरह यूरिन बनता है यहाँ पे। लेकिन अब जो बात आ गया कि किसी कारणवश ये यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, तो एक होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। कब होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में? कि जैसे मान लीजिए समझो विंटर सीजन हो, है ना, या फिर ज्यादा फ्लूइड इंटेक करते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, उस कंडीशन में। ये सब कंडीशन को लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दूसरा जो आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो यूरिन बनता है ज्यादा, जैसे हाइपरटेंशन के केस में सपोज बने, हो सकता है बने, डायबिटीज मेलाइटस के केस में बनता है, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में बनता है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अब जो मेन तीसरी नंबर पे जो बात आती है कि डायूरेसिस जो है हम लोग कराते हैं, ड्रग्स के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा कराया जाता है। तो जब हम लोग इस डायूरेसिस के रेट को, या डायूरेसिस जब कराते हैं, डायूरेसिस मतलब क्या होता है? यूरिन के फॉर्मेशन को जो बढ़ाते हैं, इस कंडीशन को हम लोग डायूरेसिस बोलते हैं। और जिस मटेरियल का यूज करते हैं उसको हम लोग डायूरेटिक कंटेंट बोलते हैं, डायूरेटिक ड्रग्स बोलते हैं। यानी कि उस ड्रग्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो इस कंडीशन को लोग बोलते हैं डायूरेटिक ड्रग्स या डायूरेसिस। यानी डायूरेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। यानी कि द प्रोसेस इन व्हिच द फॉर्मेशन रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बिकम्स इंक्रीजेज बाय एक्सटर्नल एड मेडिसिन, ड्रग्स एंड केमिकल। दिस कंडीशन आर नोन एज डायूरेसिस। अब जो बात आई, हम लोग एडिशनल क्या यूज करते हैं डायूरेसिस के बारे में। तो सबसे पहला एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को रीनल स्टोन है, उसकी दवा करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, खूब पानी पियो। तो एक्सेस पानी पिलाना भी क्या हो गया, डायूरेसिस के अंतर्गत आता है। तो एक्सेस पानी पिलाना भी डायूरेसिस हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे हम लोग ये जीएफआर को बढ़ा करके, इसको बढ़ा करके, दूसरा डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके
कलेक्टिव ट्यूब से रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके इस तरह से क्या होगा, हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, हम लोग यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं या यूरिन के फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जैसे इसको जीएफआर बढ़ा देंगे, यहाँ पर रिएब्जॉर्प्शन को घटा देंगे, सॉरी यहाँ पर घटा देंगे, रिएब्जॉर्प्शन घटा देंगे, यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन को घटा देंगे, तो इस तरह से क्या होगी, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। अगर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो यूरिन का फॉर्मेशन घट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगी, डायलिसिस का हम लोग एम यूज करते हैं। तो यूज में क्या क्या बोलता है समझ में आया, पहला इंक्रीज जीएफआर, डिक्रीज रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम टीसीटी, डिक्रीज रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिव ट्यूब्स, और इससे क्या होगी, यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 2 ml से ज्यादा बढ़ जाएगी, 2 ml पर मिनट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी जो रिएब्जॉर्प्शन 120 ml होगी, 122 ml होगी, और बाकी एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी रिएब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं। और यहाँ पर हो सकता है फिल्ट्रेशन घटा बढ़ा दे, फिल्ट्रेशन यहाँ पर 125 की जगह 200 ml कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं। ये जो बात अब आ गई कि इसका यूज कब करते हैं, पहले तो समझ में आ गया कि कैसे किया जाता है। दूसरा यूज कब करते हैं, तो पहला यूज करते हैं बीपी जब किसी मरीज का बढ़ा रहता है, उस केस में क्या होती है, बीपी जब बढ़ा रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज अल्डेक्टोन हो गया, वो एक मेडिसिन का नाम हो गया, तो वो अल्डेस्ट्रॉन ग्रुप का होती है, वो क्या करता है कि डीसीटी से सोडियम को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। सॉरी वो जो एंटी अल्डेस्ट्रॉन मेडिसिन होती है, यहाँ पे मिस हो गया, एंटी अल्डेस्ट्रॉन मेडिसिन होती है, वो क्या करता है कि सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है। तो सोडियम रिएब्जॉर्प्शन बंद हो गई, सोडियम क्या हो जाएगी, यूरिन से पास करने लगेगी। तो पहला जो ब्लड प्रेशर किसी को बढ़ गया तो क्या करेंगे लोग, अल्डेस्ट्रॉन को कम करने के लिए हमें मेडिसिन लेंगे, अल्डेस्ट्रॉन को रोकने के लिए दवा चलाएंगे, और वो क्या करेगा, सोडियम को यहाँ से क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे एएनपी ग्रुप्स का कुछ ड्रग्स होती है, एंटी नाइट्रिक पेप्टाइड ग्रुप्स होती है, वो भी क्या करता है, अल्डेस्ट्रॉन के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, उसकी वजह से सोडियम क्या होता है, ब्लड लॉस कर जाता है। तो इससे क्या होता है, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो नंबर 1 ये करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के केस में जल्द ये करते हैं, क्या करते हैं कि एंटी अल्डेस्ट्रॉन मेडिसिन चलाते हैं, और या फिर एएनपी ग्रुप्स की दवा चलाते हैं, जिससे क्या होती है कि सोडियम रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और सोडियम जो होता है यूरिन से लॉस करेगा, तो बॉडी में सोडियम की कमी होगी, तो फिर उसके अंदर से बीपी डिक्रीज करेगी। दूसरे नंबर पे जो आती है, जैसे मान लीजिए सपोज ओडिमा हो गया बॉडी में, एना सरका हो गया बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, या तो फिर जीएफआर को बढ़ाते हैं, या फिर कलेक्टिव ट्यूब से पानी के रिएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देते हैं। तो पानी रिएब्जॉर्ब ना हो और उस क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बन सके, इसके लिए क्या करते हैं, ओडिमा में भी यूज करते हैं हम लोग डायबिटिक्स ड्रग्स, फिर उसके बाद एना सरका में यूज करते हैं, फिर प्रीक्लेम्सिया कंडीशन जो प्रेगनेंसी कंडीशन में, उसमें तो हाइपरटेंशन और ओडिमा दोनों डेवलप करता है, इसलिए वहां पर तो डायलिसिस दिया ही जाता है 100%। उसके बाद फिर यहाँ पे इक्लेम्सिया कंडीशन है, वहां भी चलाते हैं हम लोग, और प्लस कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, अगर कंजेशन अगर हो गया, ब्लड का अमाउंट बढ़ चुका है, सपोज दैट ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, अगर ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है वो जरूरत से ज्यादा हो चुका है, ये सब सारे केस में क्या होती है कि वहां पर डायलिसिस ड्रग दी जाती है। जैसे लैसिक्स का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाता है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या करते हैं, लैसिक्स दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, कि जो ब्लड में जो कंपोनेंट होंगे वो बॉडी से क्या हो जाएंगे, निकल सके, और अगर ओवरलोड हो तो मेंटेन कर सके। दूसरा कंडीशन कि बॉडी में जब भी कोई मिनरल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, अबनॉर्मल्स या कोई टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाता है, वहां भी डायलिसिस चलाते हैं। तो ब्लड प्रेशर के केस में, एना सरका के केस में, ओडिमा के केस में, प्रीक्लेम्सिया में, इक्लेम्सिया में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में, टॉक्सिसिटी के केस में, मिनरल्स अगर कई ऐसे कंडीशन होती है जिसमें कि डायलिसिस दिया जाता है। ये तो हो गया डायलिसिस। अब आते हैं बात, अगर डायलिसिस देंगे तो उसको सिम्टम क्या होगी, पेशेंट के साथ बोलेंगे कि हमको ये दवाई चला रही है, इसके बाद हो रही है, तो पहला सिम्टम क्या होगी, जल्दी उसको पेशाब लगेगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगी, रात में भी पेशाब ज्यादा लगेगी, हो सकता है कि एक्सेसिव ज्यादा बनेगी उसमें, तो बनता तो है, यूरिन ज्यादा बनता है, पर हो सकता है मतलब बेड पे भी हो सकता है, उसका मतलब कहने का मतलब। या फिर जो रियल पोजीशन जाने से पहले क्या हो सकता है, उसको जैसे बताए थे यूरिनरी इनकंटिनेंस में ऐसा कंडीशन हो सकता है, यानी अर्जिंग बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगी, तो अर्जिंग भी ज्यादा डेवलप होती है डायलिसिस में। तो ये सब कंडीशन जो होता है सिम्टम मिलता है पेशेंट के साथ। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि जब यूरेसिस ज्यादा होगी तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो डिहाइड्रेशन केस बनेगा, यहाँ पर सोडियम लॉस कर जाएगी, बॉडी में क्या हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप कर सकती है, हाइपर या हाइपो कैलमिया डेवलप कर सकती है, यानी पोटासियम बढ़ भी सकता है, पोटासियम लॉस भी हो सकता है। क्योंकि नेचर क्या होती है कि सोडियम जो बता रहे हैं कि सोडियम तो बात समझ में आएगी, सोडियम लॉस करेगी डायलिसिस में, लेकिन ये जो बता रहे हैं पोटासियम के बारे में,
तो पोटासियम जो होता है रीअब्जॉर्ब भी हो सकता है, पोटासियम यहाँ से लॉस भी हो सकती है, दोनों कंडीशन आता है इसमें, क्योंकि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना पोटासियम के साथ। यह हो गई बात को। तो इस तरह से क्या होगी, जनरली पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हाँ, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा डायलिसिस दे देंगे तो क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। पेशेंट हो सकता है शॉक में भी जा सकता है, तो डायलिसिस ट्राई चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मतलब किसी को रिनल स्टोन है, तो स्टोन को हटाने के लिए भी क्या करते हैं लोग, एक्सेस पानी पिलाते हैं या फिर डायलिसिस ड्रग चलाते हैं कि स्टोन जल्दी जल्दी क्या हो सके, रिमूव हो सके। तो इसके कारण भी वहां पर डिफिकल्टी हो सकती है। ये हो गया डायलिसिस होने का कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करते हैं इसमें, जब हम लोग सीरम एडीएच करा के देख सकते हैं, है ना, या फिर सीरम सोडियम, सीरम पोटासियम, सीरम कैल्शियम, ये जो होते हैं देखो ये क्यों कराते हैं, वो तो एज पर मेडिकल कंडीशन आ गई, जैसा सिचुएशन होगी उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे डायलिसिस के लिए, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि तो लोग यूरिन को तो बाहर निकालने के लिए काम ही किए हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें मॉनिटरिंग क्या करेंगे हम लोग कि उसमें सोडियम का लेवल को देखते रहेंगे, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते रहेंगे, पल्स रेट देखते रहते हैं, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये हम लोग जांचते करते रहते हैं, क्योंकि चूंकि बॉडी में कोई ज्यादा डिजॉर्डर डेवलप ना हो। ये हो गया मेरा मैनेजमेंट, यही था मेरा। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में चलाना चाहते हैं डायलिसिस के रूप में, तो वहाँ पे एपिस में चलाते हैं, नेट्रम सब देते हैं, नेट्रम देते हैं, कोनियम देते हैं, ये सब जो होती है वहां पे भी डायलिसिस के रूप में दिया जा सकता है, उससे भी यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाया जाता है। ये सारा डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रकार का मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए कराया जाता है, ये जरूरत होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करेगा, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।